स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। नंबर सामने आ चुके हैं। ये कोई काउंटिंग का डे तो है नहीं कि कोई प्रवक्ता ये कह सके कि अभी आप इंतजार कीजिए, शाम होते होते आंकड़े पलट जाएंगे। अब जो आंकड़े हैं वो सामने हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है कि ट्रिपल डिजिट पर एक ही राजनीतिक दल पहुंच पाया और वो है बीजेपी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन आईएनडीआईए ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और जिस तरह के नंबर्स बीजेपी को मिले हैं, चूंकि अकेले के दम पर पिछली दो बार की तरह मैजिकल नंबर्स बीजेपी नहीं ला पाई, तो ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि अगर एनडीए सरकार बनती है तो वो मजबूत सरकार होगी या मजबूर सरकार होगी। हालांकि एनडीए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा और ये जानकारी मिल रही थी कि 7 तारीख को होने वाली बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। 8 या 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एनडीए की बैठक खत्म होने से पहले ये जानकारी छनकर सामने आई है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है, जिसका एक मैसेज तो ये होगा कि हम, जैसा कि लोग देख रहे हैं, हम मजबूरी में सरकार नहीं बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या यही स्थिति है? क्या किसी दबाव में यह फैसला लिया जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूर्व सांसद रामकुमार वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत जांगू जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। रामकुमार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब कुछ फैसले आपको इस लिहाज से भी लेने पड़ेंगे जो मोटे तौर पर सिंबॉलिक हो। अगर आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है तो उसको इस कवायद के रूप में देखा जाएगा कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम मजबूत हैं या नहीं पता। स्वप्निल जी, पहले तो मैं आपकी बातों का जवाब देने से पहले पूरा का पूरा जिस तरह से ये लोकतंत्र के महापर्व पर और विशेष रूप से 64 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने जिस तरह का मैंडेट दिया है और अपना पार्टिसिपेशन किया है, साथ साथ में मीडिया के लोगों ने भी, साथ में सेलिब्रिटीज़ ने भी, अन्य लोगों ने भी एक मतदाता को जागरूक करने का कार्य किया, उससे लोकतंत्र की निश्चित है कि खूबी निखर करके आती है। उसके लिए धन्यवाद है। और साथ में जिस तरह का आपने बताया कि हम मजबूत सरकार दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इस बात का भी बड़ा गर्व भी है कि हम हैट्रिक बनाते हुए और तीसरी बार एनडीए के सरकार बनने जा रही है और अच्छी तरह से बनेगी और मजबूत सरकार होगी और विकसित भारत का सपना भी होगा और उसके साथ में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए जो महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं वो भी होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है तो क्या इसके पीछे ये हकीकत नहीं है कि कहीं लोग आपको मजबूर न समझने लगे, इसलिए ये कदम आज उठाया जा रहा है? या इसके पीछे कोई सोचा समझा गणित भी हो सकता है कि कहीं कोई भटक न जाए, कहीं कोई छिटक न जाए, इससे बेहतर है अभी सरकार बनाने का दावा पेश कर दो? स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाहूँ, चाहे दावा आज करें या कल करें या और उसके बाद में जो भी डेट निश्चित की जाएगी वो करें, लेकिन हमारे अंदर और एनडीए के साथ में जितने लोग हमारे बीजेपी के साथ में हैं वो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एनडीए का जो शासन रहा, हम स्पष्ट बहुमत था, बहुत बढ़िया बहुमत था, उसके बाद में भी जो हमारे साथ में थे उनको पूरा सम्मान, इज्जत और ये मिलता है, उनको विश्वास है। हमें दूर दूर तक नहीं लगता कि किसी भी तरह की जल्दबाजी और भटकना ऐसा शिरोमणि अकाली दल को नहीं लगता, ऐसा आरएलपी को नहीं लगता। अभी भी जो है हो सकता है उनके मन में ये हो। टीडीपी तो 2018 में ही आपसे छिटकी है, एक बार फिर आपके साथ जुड़ी है। नीतीश कुमार तो जाने ही छिटकने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो जिससे जुड़े उससे छिटक जाते हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए तो उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में एक स्पीच दी। वो जब भी बीजेपी कहीं भी जीतती है वो बीजेपी मुख्यालय में एक स्पीच देते हैं। कल की स्पीच में मोदी सरकार, बीजेपी कार्यकर्ता जैसे शब्द नहीं बोले गए जैसा कि 2014 और 2019 में बोले गए। कल बोले गए एनडीए सरकार और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता। तो आपको अपना स्टांस तो बदलना पड़ा ना? नहीं, ये बदला नहीं है। ये हमें हमारे साथ में चाहे वो कोई भी संख्या में कम हो सकता है, लेकिन सम्मान पूरा दिया जाता है और उसको पूरा के पूरे इज्जत दी जाती है। तो ये हमें किसका शब्द कितनी बार लिया, बीजेपी का कितने बार, एनडीए का कितना, इसके पीछे कोई न दुराग्रह होता है, न कोई हमारा कोई स्वार्थ होता है, बल्कि स्पष्टता होती है कि हमारे साथ में जो व्यक्ति हैं, जो दल हैं, वो निश्चित है कि निष्ठा से है और निष्ठा से हम उनका सम्मान भी करते हैं और उनको वही हमारे बीजेपी के जितना महत्व हमारे व्यक्ति को देते हैं उससे कम ही नहीं देते बल्कि ज़्यादा देते हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि शिरोमणि अकाली दल को ऐसा नहीं लगता, आरएलपी को नहीं लगता, टीडीपी कब ऐसा सोच बैठे किसी को नहीं पता। मैं पुनीत जांगू जी के पास जाऊंगा।
यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि यहाँ नंबर्स किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, जहाँ से रामकुमार भाई हम लोग बैठ के देख रहे हैं जी, हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर, अमित शाह के अंदर एक दोस्त भी छिपा हुआ है। वो इन नंबर्स की वजह से सामने आया है। इससे पहले आपकी दोस्ती किसी के साथ निभ पा रही थी, वो बड़ा मुश्किल से दिख रहा था। मैं पुनीत जांगू जी आपके पास आ रहा हूं। मैं पुनीत जांगू जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या आप लोग सत्ता के रोल की भी तैयारी कर रहे हैं या आपने ये तय किया है कि हम विपक्ष में बैठेंगे? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं और इंडिया गठबंधन अपनी बैठक में यह तय करेगा कि उसे सत्ता के लिए आगे कोई प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे ये चुनाव हमें भी थोड़ी निराशा इसलिए रही कि बिहार के अंदर हम कंपैरेटिवली उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए। हम ऐसे कई पॉकेट्स थे जहां हम जीत सकते थे, लेकिन हम वहां किसी न किसी कमी की वजह से जीत गए। लेकिन आज भी राजनीतिक रूप से देखें तो ये जो चुनाव का परिणाम है, ये चुनाव का परिणाम उस अहंकार के खिलाफ है जो अहंकार पिछले 5 सालों से अपने आप को भगवान समझने लग गया था। वो ऐसे लोगों के खिलाफ है जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि वोटर तो उनकी जेब में है। वोटर ने बता दिया कि वो किसी की जेब में नहीं है, वो अपनी मर्जी से वोट करता है, वो ढंग से वोट करना जानता है, कब किसे नीचे उतारना है, कब किसे ऊपर चढ़ाना है। ये वोटर, ये मतदाता पूरी तरीके से जागरूक है, वो जानता है, समझता है उसे क्या करना है। हमने कभी वोटर को अपने से पुनीत भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको ट्रिपल डिजिट टच नहीं करना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उम्मीद थी कि हम कम से कम 150 सीटें लाएंगे, लेकिन हम 99 पर अटक गए हैं। कई सीटें ऐसी भी रही बहुत नजदीकी सी, राजस्थान के अंदर एक सीट ऐसी रही जो हम 1600 वोटों से हारे। एक बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो अभी बीजेपी है, ट्रिपल डिजिट में है और 200 के पार है। ठीक है, मैजिकल नंबर पे नहीं है। हाँ, तो वो दावा पेश करे ना, उसकी जिम्मेदारी है सबसे पहले दावा पेश करने की, सरकार बना के दिखाए वो। इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रिपल डिजिट में क्यों, वो तो नजदीक है 272 के। सबसे पहले दावा भी उन्हें पेश करना चाहिए, कर दीजिए। तो आ रही है ना खबर, हो सकता है आज ही पेश कर दें। पहले तो लग रहा था कि शायद कल की मीटिंग के बाद करेंगे, लेकिन आज कर सकते हैं। ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनको करना भी चाहिए। 272 सीटों के नजदीक हुई है, पहले वो कर ले। सरकार बना सकते हैं तो ठीक है, अगर हमारे को लगता है कि हम सरकार बना सकते हैं तो हम भी दावा पेश करेंगे। ये मैं वही कह रहा हूँ, उसके लिए आपको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। वही आरोप जो आप बीजेपी पर लगाते रहते थे, बिना उसके तो आप भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। नहीं, किसी की तोड़ाफोड़ी नहीं करेंगे। ये जरूर है कि अब तोड़ाफोड़ी काफी हद तक रुक जाएगी। ठीक है, रामकुमार जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रामकुमार जी, देखिए, आप जश्न मनाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी जश्न आप बनाने वाले हैं या जो भी मौका आपको मिला है, क्या उस पर किसी की जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी? भाई, वो एनडीए की गारंटी नहीं थी, वो मोदी की गारंटी थी। आज सरकार एनडीए की बन रही है, दोनों बातों में डिफरेंस है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी? स्वप्न जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी 2014 में भी एनडीए की सरकार थी। 2019 के अंदर जिस तरह का मैंडेट दिया उसमें भी एनडीए की सरकार थी, और अभी भी एनडीए की सरकार के लिए। पर इस पूरे सफर में आपके साथी कम हुए, इस पूरे सफर में आपके साथी कम हुए। हाँ, कम हुए, ये मैं मानता हूं कि हमारा जिस तरह के साथी कम हुए हैं या भाजपा के कम हुए हैं, एनडीए के भी कम हुए हैं, और जिस तरह का आंकड़ा का हमें भी उम्मीद थी कि शायद इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमें कहीं भी सरकार बनाने में या हमारे देश हित में, राष्ट्र हित में और जनहित के अंदर कार्य करने में पर इससे ये भी तो पता चलता है कि जमीन से आपकी नब्ज दूर हो गई। जमीन की नब्ज को आप पकड़ने से अब धीरे धीरे चूकते चले गए, नहीं तो ये स्थितियां नहीं बनती। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का चाहे आ रहा हूं पुनीत भाई, 2 मिनट। हाँ, हमारे पक्ष में जितना भी अच्छा रिजल्ट रहा और जहां कमी होती है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक छोटी बात को लेकर के बड़ी बात के लिए भी मंथन और चिंतन और समीक्षा करता है। उन चीज़ों की भी समीक्षा होगी, लेकिन राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए एनडीए की सरकार बनेगी तो उसके अंदर निश्चित है कि हम। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मरुधरा में 25 से आप 14 पर आ जाएं, जी, आप 303 से 240 पर आ जाएं, 370 की बात करते हुए, तो कोई किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना। जैसे आप लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस को गर्त में पहुंचाने के पीछे गांधी परिवार है, तो बीजेपी को अर्श से इस तरह की स्थिति में लाने वाला कौन है?
देखिए स्वप्न जी, ये तो हमें तो बल्कि इतना गर्व होता है कि हम गर्त में नहीं हुए। कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस की हालत होगी कि उसकी स्थिति बहुत ही इतनी पुरानी पार्टी जिसके अंदर इतना बड़ा वो करते थे, लेकिन उनकी हालात क्या हो गई है। आज उन्होंने जो समझौता करके इंडी गठबंधन जो बनाया है उसमें विचार सिद्धांत और ये सब नहीं मिलते। लेकिन हमारे लिए तो तीसरी बार, आप ये देखिए कि थर्ड बार अगर मान लो हमारी सरकार बनती है और हैट्रिक लगाते हैं तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जहां पर हमें कहीं कमी अखरी है और जिस कारण से भी कुछ परिस्थिति, कुछ जिस तरह का एक नेगेटिव नैरेटिव हमारे अगेंस्ट में जो खड़ा किया लास्ट मोमेंट में, तो इन्होंने मिल करके जो गठबंधन तो है, हमें मालूम है कि पर रामकुमार जी आपको ये भी सोचना पड़ेगा, नहीं आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस नैरेटिव बना रही थी और आपके बड़े बड़े चेहरे आकर ये बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करने वाले, तो भी लोगों ने बाय नहीं किया। तो भी भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, तो लोगों ने नहीं माना। आप विश्वास मान, ये भी आत्मचिंतन का विषय है, ये भी आत्ममंथन का विषय है कि आखिर हमारी वैल्यू ऐसे कैसे कम हो गई। पुनीत जांगू जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। पुनीत जी आप जोड़ लें, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं क्योंकि वो भी एक जरूरी सवाल है। दो चीजें कहना चाह रहा था। एक तो पहले और अब में अंतर जो रहेगा वो ये रहेगा कि पहले ये कहते थे कि तुम्हें हम इतने ही पद देंगे, अब जो इनके गठबंधन के सहयोगी वो कहेंगे हमें इतने पद चाहिए। आप ये लिख के रख लीजिए। नंबर 1 मांग रहे हैं। नंबर 2, गठबंधन में हमने जिसके साथ गठबंधन किया कभी उसके साथ दगा नहीं किया, कभी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की, कभी उसे खत्म करने की साजिश नहीं की। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो मुझे लगता है जनता दल पार्टी को ऐसा नहीं लगता होगा। यूनाइटेड नीतीश कुमार ने एक बार इसलिए इनसे सरकार से अलग हुए थे क्योंकि इन्होंने उनकी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ की भरसक कोशिश की थी और वो उस चीज को आपके फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी आपको डायरेक्ट समर्थन देने की जगह बाहर से समर्थन देने की स्थिति में आई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप हमें एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसमें हमने हमारे गठबंधन के सहयोगी की पार्टी को खत्म करने की कोशिश की हो। हमने हमेशा उनके अस्तित्व को बचाए रखते हुए संगठन गठबंधन की मर्यादा को निभाया है। पर जब तक वो चेहरे आपके साथ रहे, पुनीत भाई ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अधिकतर तो क्षेत्रीय पार्टियां वो बनी हैं जो या तो आपके विरोध के लिए बनी या फिर जो आपसे छिटक कर बनी। अगर उन्हें आप ही की पार्टी में सम्मान मिल रहा होता तो उसको अलग हट के पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप वो पार्टी के अंदर की परिस्थिति भले ही कैसी रही हो, लेकिन हमने गठबंधन में कभी किसी पार्टी को खत्म करने की बात नहीं की। हाँ, कई लोगों के अपने मत रहे, कई लोगों के अपने विचार रहे, उन लोगों ने अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई है। लेकिन आप ये देखेंगे कि विचार उनके हमसे ही मिलते हैं, वो कहीं दूसरे सामने जाने में उनका बड़ा अनईजी महसूस होता है और वो ये जानते हैं कि अगर वो सामने मजबूरी की सरकार चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको भी है। मैं देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए, 2008 के परमाणु करार की वजह से मनमोहन सिंह का कद काफी उस समय बढ़ा, जिसका फायदा आप लोगों ने इलेक्शन में लेने के लिए उनको अपना फेस भी बनाया। लेकिन तब भी आप 240 नहीं पहुंचे थे, तब भी आप 209 पहुंचे थे या 202 से 209 के बीच में ही पहुंचे थे, अगर मैं आंकड़े सही याद कर पा रहा हूं तो। कहने का मतलब है कि अगर वो मोरल ग्राउंड्स पे विक्ट्री थी तो ये भी मोरल ग्राउंड्स पे ठीक ठाक हो सकता है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। देखिए 2 बार भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ, यानी एक पार्टी एक दलीय बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया और 2 बार में ये काफी वर्षों बाद हुआ था। आप देखें काफी सालों, मेरे ख्याल में 1984 के बाद ये मौका आया था 2014 में, जब एक बहुमत के साथ पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन 10 साल में ही लोगों को ये समझ में आ गया कि बहुमत जो है वो उनके लिए ज्यादा घातक है, तो उन्होंने उनको भी उसी राशि में डाला। ये तीसरी बार वाली स्थिति तो आपके चेहरे के साथ ही बहुत पहले बनी थी। वो उसमें ये है कि तब तक जब तक 2009 तक लोगों का टकराव था मतों में, राहुल गांधी इतने सालों में एक बार भी इस स्थिति में नहीं आ पाए कि वो अपने दम पर आपको एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा पाए। राहुल गांधी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी चाहते, राहुल गांधी को अगर हम लोग चाहते, हम लोग तो चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी स्वयं नहीं चाहते थे कि 2008-2009 के अंदर भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा आपने तो फेस ही मनमोहन सिंह का घोषित कर दिया, तो राहुल गांधी कैसे बनते? आपने तो फेस ही मनमोहन सिंह का घोषित कर दिया, तो राहुल गांधी कैसे बनते? मनमोहन सिंह जी खुद रिटायर होना चाहते थे, उस वक्त ये भी परिस्थिति थी, उन्होंने कहा था कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी का करिश्मा अगर आपको 209 तक ला रहा है, राहुल गांधी का करिश्मा एक बार भी आपको 250 तक भी क्यों नहीं ला रहा? मैं तो मैजिकल नंबर तक जा ही नहीं रहा हूं।
देखिए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक चीज का अंतर है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी एक स्टेट के सीएम रहे कई साल तक, और उन्होंने अपने उस झूठे एजेंडा को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, इस लेवल पे प्रोजेक्ट किया कि वो एक विकास के बहुत बड़े बादशाह हैं, और इस झूठ की वजह से 2 बार उनको पूर्ण बहुमत मिलता रहा। पहली बार तो उस वजह से मिला, दूसरी बार पुलवामा कांड हुआ, एक पूरे देश के अंदर भावनात्मक लहर चली, और वो एक तरफा कांड न बोले पुनीत भाई। पुलवामा, आप मुझे बात बताइए, पुलवामा आतंकी हमला जो था वो इसको ले तो क्या रिजल्ट रहा? सैनिकों का सम्मान किसने बुलाया? मुझे आप बात बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि इसको घटना बोल दीजिए आप, ज्यादा बेहतर है, कांड इतना बोले। आप, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन दुर्घटना थी, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से किस पार्टी ने बुलाया? वो मैं मान सकता हूँ, वो मतलब उनकी जो दर्दनाक शहादत हुई, उसको किस पार्टी ने बुलाया? ठीक है। राम कुमार जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। ये पहला ऐसा मौका है जी जब आपको सुनना पड़ेगा, और सुनने में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह कैसे हैं ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि 10 सालों में हमने वो रूप देखा नहीं। जैसे आरएलपी ने कुछ कहने की कोशिश की, आपने कहा तुमको जाना हो तो जाओ। शिरोमणि अकाली दल ने कुछ कहने की कोशिश की तो आपने कहा तुमको जाना हो तो जाओ। शिवसेना ने कुछ कहने की कोशिश की, वो तो 2 हिस्सों में बढ़ गई। उसमें से जिस हिस्से ने आपका सुना वो आपके साथ रह गया, जो नहीं सुना वो हट चुका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब इनको सुनना पड़ेगा, और जिस चीज़ की हैबिट ना हो उसको अपनाने में दिक्कतें आती हैं। आज टीडीपी कह रही है, अब देखिए कितनी सारी चर्चाएं हैं। टीडीपी चाह रही है कि 4 बड़े पोर्टफोलियोज मिल जाएं, लोकसभा अध्यक्ष का पद मिल जाए। उधर से नीतीश कुमार न जाने क्या सोच के आएंगे, वो भी तो कुछ सोच के आए होंगे। चिराग पासवान का ये कहना कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब इन चीज़ों को मैनेज करना है, आपके लोग कम रहेंगे। स्वप्न जी, मैं एक बताऊँ, मैंने पहले भी कहा है, हमको मैनेज करने में दिक्कत ही नहीं है। हम तो आरएलपी क्यों नहीं मैनेज हुई थी? शिरोमणि अकाली दल क्यों नहीं मैनेज हुई थी? ये एक स्वेच्छा से है। अगर पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की अगर अपने डिसीजन अगर कोई किस तरह से करता है, समय पर वो जाता है, तो उसके लिए हम कोई पाबंदियां तो है नहीं। लेकिन चूंकि उनको सबको मालूम है एनडीए के साथ में जो भी रहा है उसको पूरा सम्मान मिला, उसकी संख्या चाहे कम है या ज्यादा है, तो इसमें कम जो चीज आज के राम कुमार जी, समय कैसे बदलता है इस बात को आप इस तरीके से और हमें दबाव में काम हैं। नहीं करते। 2024 में 2014 में जब आपको नंबर्स आए ना, हाँ, कोई ये नहीं पूछ रहा था कि सरकार बनाने का दावा कब पेश करेंगे, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आते थे। 2019 में नंबर्स की वजह से कॉन्फिडेंस रहता था कि हम अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आज इतनी सारी चर्चाएं चल रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कुछ तो बदला है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं बदला है? नहीं, कॉन्फिडेंस में हमारे कहीं कमी नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी ने वो तो कल पहली बार आपको एनडीए के कार्यकर्ता बोलते सुना, एनडीए सरकार बोलते सुना। आपने ये थोड़ी ना कहा था, आपका नारा ये थोड़ी ना था कि अब की बार एनडीए सरकार। आपका नारा क्या था? अब की बार मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार का मतलब मोदी जी ने नेतृत्व क्या एनडीए का किया? सरकार क्यों बोल रहा है? मोदी सरकार अभी भी बोली है। लेकिन हमने एनडीए का भी पूरा का पूरा बोलते आए, और जो एनडीए के साथ में जितने साथी थे उनका सम्मान भी किया। लेकिन जिस तरह के आपने अभी भाई पुनीत जी ने जिस तरह का बताया कि इनकी गठबंधन की स्थिति, तो ये विधानसभा में इन्होंने देखा कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, और जो परिवारों की पार्टी है, और आपने देखा कि किस तरह से इनका ग्राफ, यानी 1984 से या उसके बाद में ये उस स्थिति में आए नहीं पाए रहे, और आते आते ये हालत होगी कि इनको इधर उधर के विचारधारा जहाँ नहीं मिलती। 231 भी ठीक नंबर है, अगर 240 नंबर ठीक है तो 231 भी ठीक नंबर है। 231 है, लेकिन 231 एक पार्टी का नहीं है। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टी देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आईएनडीए में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आईएनडीए जितना एक साथ चली उतना एक साथ चलता दिखा, जैसे मंचों पर दिखा, जगह जगह दिखा। एनडीए कितना एक साथ चली, कितने मंचों पर दिखा, किसको पता है? हम एनडीए बोलते हैं क्योंकि आपके सहयोगी दल हैं। देश में कितने लोग जानते होंगे एनडीए में कौन कौन है? आईएनडीए में आप पूछेंगे तो बता देंगे अखिलेश हैं, और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो उनको तेजस्वी भी याद आ जाएगा, थोड़ा और जोर डालेंगे तो उनको दूसरे चेहरे भी याद आ जाएंगे, और वो ये भी बता देंगे कि ममता दीदी बाहर से समर्थन देंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए में कौन कौन है उसको तो कोई समझ ही नहीं पाया ना। अब कौन जानता है कि कौन है एनडीए में? नहीं, इसका कारण ये है कि बीजेपी और एनडीए में कोई अंतर नहीं होता, और लोगों को हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, और एनडीए के अंदर जितने भी घटक हैं उनको मालूम है। टीडीपी को कौन नहीं जानता, जेडीयू को कौन नहीं जानता, ठीक है? तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर अंतर इसलिए नहीं लगता, लेकिन इनके जो जिस तरह से पारिवारिक पार्टियां जो मिली है, तो टीडीपी जेडीयू कितनी जगह आपके साथ एक मंचों पर दिखी, जैसे आईएनडीए के चेहरे तो जगह जगह दिख भी रहे थे जो, लेकिन हमारा कम से कम समझौता था। उसके बाद में चुनाव लड़े, चुनाव के बाद जैसे मैं एक बात कहता हूँ, ये एक वक्त था ना जब राजस्थान की विधानसभा में आप 5 सीटें जेडीयू के लिए छोड़ते थे,
आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-12 साल पुरानी बात है। 5 सीटें आप जेडीयू को देते थे। इसका मतलब है कि बिहार के चेहरों की यहाँ तो कोई यूएसपी होगी। क्या नीतीश कुमार यहाँ प्रचार करने आए थे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। एनडीए के तौर पे उन्हें आना चाहिए था ना। नहीं, उनका कार्य उनके क्षेत्र अधिकार के अंदर जितना भी उनको दिया उसमें उन्होंने कार्य किया। ठीक है, यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन ये मैं कहना यही चाहूंगा कि जो अगर हम मान लो कहीं न कहीं संगठनात्मक दृष्टि से जिस तरह का हमारा कहीं कमी और बेसी है, उसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले का पूरा सम्मान भी होता है उसकी क्वालिटीज के अनुसार से। पुनीत जांगू जी, मेरा एक सवाल आपसे है और मेरा अंतिम सवाल है, उसके बाद मैं इस डिबेट को वाइंड अप करूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, है क्या, आपकी दोस्तियां बहुत अच्छी हैं जो अभी तो दिख रही हैं। विपक्ष के तौर पे ये दोस्त मैदान में उतरेंगे तो नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। एक बहुत लंबे समय के बाद विपक्ष भी सदन में उस उपस्थिति के साथ नजर आएगा जिसकी लोकतंत्र पैरवी करता है। लेकिन अगर INDIA ये तय करता है कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो यही चेहरे खिंचाव का कारण बनेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये स्थिति तो वही ढाक के 3 पात हो जानी है, वो आगे बढ़े या आप आगे बढ़ो। मैं आपका परसेप्शन समझ गया। हाँ। लेकिन आप इस चुनाव की परिस्थितियों को देखेंगे तो हमारा नंबर 232 पे इसलिए भी अटका क्योंकि हम लोगों के खाते तक फ्रीज कर दिए गए। हम पर जिस तरह का दबाव था चारों तरफ का, आप ये देखेंगे तो उस परिस्थिति में अगर भाजपा पैसा नहीं गुडविल ने जिताया, मैं आप यही कह रहा हूँ, आप तो यही कह रहा हूँ। मैं अभी आप सुनते चाहिए, 5 से 7% लोग तो ऐसे भी हैं इन मतदाताओं में जिन्होंने सिर्फ इसलिए वोट दे दिया कि ये दूसरे जीतेंगे नहीं, ये जीतेंगे। आप एक मेंटालिटी की भी बात कीजिए। आज की तारीख में हमारी परिस्थिति में भाजपा चुनाव लड़ती या एनडीए चुनाव लड़ता तो वो 150 पार नहीं करता। हमने 232 पहुंच गए। हमारा उम्मीद 295 का था, हमने कहा था एग्जिट पोल 295 का आएगा, लेकिन हम नजदीक पहुंचे। और ये 370 भाजपा, 400 पार एनडीए, इन लोगों की परिस्थिति को देखिए। हम लोगों के अंदर झगड़े की बात इसलिए उभरती है कि पुराने कभी ऐसे कोई मौके रहे जिसके अंदर ये हरकत, ये व्यवस्था रही है। लेकिन आज की परिस्थिति विपक्ष एकजुट है, एकजुट रहेगा, क्योंकि जो विपक्ष के तौर पर तो मैं मान रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, विपक्ष के तौर पर तो ये दोस्ती निखरेगी। लेकिन अगर INDIA तय करता है कि हम सत्ता के तौर पे जाएंगे तो ये भी खिंचाव के दौर से गुजरेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में मैं आप ही के शब्दों में कहूं तो फिर एक मजबूर सरकार होगी। आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर INDIA इंडिया ये सोचेगा कि हम सरकार बनाएंगे तो वो बिल्कुल एक मत होकर बनाएंगे, उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, इनकी तरह नहीं होगा जो आज इन्होंने बैठक में मांगे रखी। अभी तो तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं, अभी तो और भी ब्रेकिंग्स आएंगी और उस पर भी हम डिबेट लेकर आएंगे 8 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।